Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 3. Motion in a straight line. In some books you will find out this chapter name as motion in one dimension. So how is it one dimension? That also I'll mention. So before starting, as you can see the term motion. So first we'll focus on this term only. So when we are saying motion, so what do you mean by motion? So motion को अगर हमें कंसिडर करना है तो ये होता है चेंज इन पोजीशन. So if the object will show the change in position means the object will be in motion. Change in position. But इसमें भी conditions होता है. There is also criteria in this case. So what are the criteria when you are taking change in position? So change in position with respect to हम इसको स्टडी करते हैं दो फ्रेम में. फ्रेम मतलब इन द सेंस रिस्पेक्ट में. With respect to the first one with respect to surrounding and the second one with respect to time. और जो सराउंडिंग होता है ना इसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट. So changing position with respect to reference point, that is surrounding, or with respect to time. So जिसका मतलब क्या होता है कि suppose that if I am standing over here and you are finding I am changing my position, correct? So I change my position, but how did you determine the change in position? तो उसके दो कंडीशंस है. या तो आपने टाइम फ्रेम को रखा होगा कि लाइक ठीक है 0 सेकंड पे पर्सन स्टैंडिंग ओवर हियर, आफ्टर 1 or 2 सेकंड पर्सन हैज चेंज्ड पोजीशन. सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जो सेकंड पॉइंट है दैट इज अ सराउंडिंग और रेफरेंस पॉइंट. अब अपना जो बोर्ड है पीछे ना व्हाइट बोर्ड, उसको आपने क्या कर लिया, सराउंडिंग ले लिया या रेफरेंस पॉइंट ले लिया. या हो सकता है यहां पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये लाइन जहां पे मैं स्टार्ट करता हूं देन आई एम शिफ्टिंग. सो वो लाइन क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट हो गया एंड आई एम चेंजिंग माय पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दैट. तो आपको लग रहा है कि रेफरेंस पॉइंट अभी भी स्टेशनरी है बट द पर्सन हैज चेंज्ड द पोजीशन. तो आपने चेंज इन पोजीशन ऑब्जर्व किया इन टू टर्म्स, वन इन टर्म्स ऑफ टाइम, सेकंड इन टर्म्स ऑफ सराउंडिंग. अच्छा, टाइम का दूसरा भी होता है कि लाइक ना इफ आई एम ऑब्जर्विंग अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम, उसके 10 or 15 मिनट्स के बाद अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं, आई एम फाइंडिंग दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, हैज चेंज्ड पोजीशन. तो मींस दैट ऑब्जेक्ट वाज इन मोशन फॉर सम टाइम. इज दैट क्लियर? So change in position with respect to time or with respect to surrounding will be considered as motion. When we are talking about the motion, so I'm not talking about the straight line motion, then circular motion, rotational motion. अभी मैं दूसरे पैटर्न में बता रहा हूं कि like in terms of how many directions it is using. तो उस तरीके से आपके पास 3 टाइप्स ऑफ मोशन हो गया यहां पे जो डिस्कस करेंगे. One is 1D, then 2D and 3D. 1 dimensional, 2 dimensional, 3 dimensional. 1D का मतलब क्या होता है ना, आप मोशन को एक स्ट्रेट लाइन पर स्टडी कर रहे हो ऑन अ वन एक्सिस, राइट, ऑन ओनली वन एक्सिस और ऑन अ लाइन, सिर्फ एक लाइन पर स्टडी कर रहे हो आप. लाइक बॉडी ए से बी तक मूव किया तो क्या होगा, जो भी आप कंडीशन ले रहे हो, इट्स अ स्ट्रेट लाइन मोशन. So one dimension means in one direction about one axis. But अगर आप 2D लेते हो ना, 2D की जो लिंक है ना वो लिंक है प्लेन से. अभी प्लेन क्या होता है वो देखिए. प्लेन इन द सेंस when you take x axis and y axis, तो x axis और y axis ना जो रीजन कवर करेगा वो प्लेन होता है. फॉर एग्जाम्पल ना सरफेस ऑफ अ पेपर, किसी पेपर का सरफेस, लाइक ये बोर्ड का जो सरफेस है ये प्लेन होगा. तो किसी सरफेस पे अगर कोई एक्टिविटी हो रही है, मोशन आप स्टडी कर रहे हो, तो वो होगा प्लेन. इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस का जो भी कोऑर्डिनेट है 4 कोऑर्डिनेट्स में ही कन्फाइंड होगा. इट विल बी कन्फाइंड टू अ पेपर, दैट इज द प्लेन. सो एक पेपर के ऊपर हो रहा है, लाइक ना कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है. सो यू आर हैविंग 2 कंडीशंस के अंदर 2 क्वांटिटीज होंगी. लाइक ऑब्जेक्ट अगर यहां पे है तो आई विल हैव एक्स एंड वाई क्वांटिटी, यहां पे भी है तो एक्स एंड वाई क्वांटिटी, करेक्ट. सो यहां पे कैसा था कि अगर यहां पे आप जा रहे हो तो एक्स एक्सिस पे तो सिर्फ एक्स क्वांटिटी होगा, y quantity and z quantity has to be 0. दूसरा ऑप्शन नहीं है. बट इस केस में कैसा, it will have a detail of x axis also, it will have a detail of y axis also. That's why it is a plane. 2D, 2 dimension. It will have a information of 2 direction. जो लास्ट वन है 3D. 3D is basically ये स्पेस. स्पेस का क्या होता है, it is going to use. स्पेस में क्या होगा कि जैसे अभी यही मोशन ले लो आप, स्पेस में मैंने कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट इंडिकेट किया, it will have an information on x axis, y axis and z axis.
सो जैसे अभी क्लासरूम के अंदर कहीं पे भी कोई भी अगर मोशन हो रहा है, लाइक इफ आई एम मूविंग माई हैंड लाइक दिस, तो दिस इज इन अ स्पेस। अब अगर आप इमेजिन करो कि इस बोर्ड के ऊपर मैं इसको ऐसे मूव कर रहा होता, तो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी इट वाज इन अ प्लेन। अब अगर आप इमेजिन करो कि मैं उसको ऐसे लेके जा रहा हूं, यहां पे ऐसे, इट इज इन अ वन डायमेंशन। सो वन डायमेंशन इन द बेसिकली वन डायमेंशन व्हेन यू कंसिडर वन डायमेंशनल इज बेसिकली पॉसिबल फॉर द पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो हम जब भी स्टडी करेंगे ना, तो हम बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट ही स्टडी करेंगे। वी विल इमेजिन इट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। सो अब क्या होता है कि जब हम लेते हैं ना मोशन, मोशन के जो टाइप्स लेते हैं, तो एक होता है लीनियर मोशन। अगर आपको लेना है तो वैसे अगर टाइप्स ऑफ मोशन में लेते हो तो लीनियर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, वैसे बहुत सारे हैं। लीनियर पे क्या होता है, अगर आप लीनियर लेते हो, लीनियर मोशन, तो लीनियर मोशन में किसी बॉडी के साथ में आइडेंटिफाई होगा। जैसे एक बॉडी है, इस बॉडी में ना जितने भी पार्टिकल्स होंगे, 1 2 3 4 पार्टिकल्स लिया आपने, इंडिकेट कर लिया। सो अगर ये बॉडी लीनियर मोशन में होगा तो वेयर एवर दिस पार्टिकल विल गो, सेकेंड पार्टिकल विल गो जस्ट एग्जैक्टली पैरेलल टू दैट वन। अगर ये लीनियर मोशन में होगा, समझ में आ रहा है? इफ इट इज इन अ लीनियर मोशन, इट्स अ स्ट्रेट लाइन मोशन। बट अगर मान लो ये पार्टिकल ऐसे डाउन जा रहा है, तो ऑल पार्टिकल विल फॉलो द सेम डायरेक्शन, करेक्ट? So all particle will be parallel to each other. Their path will be parallel to each other and they will follow the same direction. अगर linear motion है, तो linear मतलब क्या हो गया? In terms of length. One dimensional motion. Motion a straight line. But हमने जैसा अभी डिस्कस किया, हम बॉडी नहीं लेते, हम लेते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। बट अगर मान लो सर्कुलर मोशन होगा तो क्या होगा? सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि एक पार्टिकल है जो मूव करेगा अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। वन पार्टिकल विल मूव और वन बॉडी विल मूव अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, और ये उसका हो गया एक्सिस ऑफ सर्कुलर मोशन। अब इमेजिन करो, जो लास्ट वन है वो हो गया रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में क्या होगा? रोटेशनल मोशन में जैसे कभी इसी बॉडी को ले लो ना आप, यहां पे, ठीक है, तो क्या होगा जब इसको आपने टर्न कर दिया, मान लो ये यहां पे आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या होगा, ये जो पार्टिकल है ऐसे जाएगा, तो ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल विच इज मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, बट रोटेशनल मोशन में क्या होगा, ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, और वो बॉडी का जो एक्सिस होगा ना, द एक्सिस विल बी द पार्ट ऑफ द बॉडी इटसेल्फ। तो जनरल टर्म में आप इतना ही समझ लो। अब इसके बाद क्या होता है, जब हम मोशन को लेते हैं तो मोशन के लिए हमें लेना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आप लेते हो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो टाइप्स हो जाते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो टाइप हो गए, एक हो गया इनर्शियल, दूसरा हो गया नॉन इनर्शियल। इनर्शियल, सो इनर्शियल होता है ना, ये ट्रू होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा है नॉन इनर्शियल। सो अब इनर्शियल नॉन इनर्शियल में क्या होता है? इनर्शियल में क्या होता है ना कि ऑब्जर्वर बिलोंग्स टू इनर्शियल फ्रेम, जो ऑब्जर्वर होता है ना इनर्शियल फ्रेम में होता है। तो अब क्या होता है कि जो इनर्शियल फ्रेम में चीजें होती है ना, न्यूटन्स लॉज और ओबेड, न्यूटन्स लॉज जो होते हैं ना, होते ओबेड इन दिस फ्रेम। लेकिन इसमें क्या होता है, न्यूटन्स लॉज, न्यूटन्स लॉज नॉट ओबेड। तो इसमें न्यूटन्स लॉज ओबे होते हैं और न्यूटन्स लॉज नॉट ओबे। क्यों नहीं होता है वो समझ लेते हैं हम जरा। तो आप इमेजिन करो ना, एक एग्जांपल ले लो कि एक बंदा है ट्रेन कंपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। अब उस बंदे ने क्या किया ना, यहां पे ये बंदा बैठा हुआ है यहां पे, ठीक है, ये खुद को इमेजिन करता है एज ए एरो, एंड देयर इज अनदर गाय who is also sitting in the same compartment. This guy is B. This is another guy C who is standing outside. अब क्या होता है कि each person is imagining themselves as an observer. अब जो ना A है, A जब ऑब्जर्व कर रहा है, A जब ऑब्जर्व कर रहा है, तो A के हिसाब से कैसा है, when A is observing, तो ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। अभी ए का अपना अपना कॉन्सेप्ट है, तो ए इज फाइंडिंग ना बी इज स्टेशनरी, बट ये बंदा मान लो कि ना वॉक करके जा रहा होगा, या ये स्टेशनरी होगा, जो भी होगा।
ए इज फाइंडिंग बी इज स्टेशनरी, बट ना जो ट्रेन है इट इज गोइंग ऑन राइट हैंड साइड, तो ए को क्या लगता है कि बी इज स्टेशनरी एंड सी इज व्हाट इन मोशन, सी इज इन मोशन, उसको लगता है सी मोशन में है और बी क्या है, स्टेशनरी है। ऐसा क्यों लगता है उसको, फॉर व्हाट रीजन, क्योंकि ये ना रेफरेंस ले रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये यहां पे बैठा हुआ है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसके लिए है, तो इसके अंदर सारी चीजें उसके हिसाब से होंगी, बट जो बाहर बंदा बैठा हुआ है उसको उस तरीके से अज्यूम नहीं कर पाता, उसको क्या लगता है इफ ही इज गोइंग अहेड ही इज फाइंडिंग दैट दिस पर्सन इज गोइंग बिहाइंड, इसको लगता है ये बंदा पीछे जा रहा है, और ये बंदा इसको इमेजिन करता है कि रेस्ट पे है, और इसको इमेजिन करता है मोशन में। बट अब अगर मान लो कि मैंने ना ऑब्जर्वर का पोजीशन चेंज कर दिया कि चलो ठीक है अभी तुम ऑब्जर्वर नहीं हो, मुझे तुम्हारे रिजल्ट पे कोई भरोसा नहीं है, अब हमने क्या कर दिया, सी को ऑब्जर्वर कर दिया। अब सी ऑब्जर्व करता है, वो तो अलग ही ओपिनियन बताता है, वो बोलता है मैं तो स्टेशनरी हूं, वो खुद को स्टेशनरी बताता है, बोलता, और जिसको उसने स्टेशनरी बोला था वो तो बोला स्टेशनरी है ही नहीं, वो बोला वो तो खुद मूव कर रहा है राइट साइड में, और उसके बगल वाला बंदा भी मूव कर रहा है राइट साइड में, तो कैसे वो स्टेशनरी होगा, ठीक है। तो ये हो गया, जब वो खुद को कंसिडर कर रहा है तो इस कंसिडरिंग हिमसेल्फ एज अ इनर्शियल फ्रेम में, अगर ये हो गया, ये इनर्शियल फ्रेम में होगा, और वो ऑब्जर्व कर रहा है नॉन इनर्शियल फ्रेम को, तो अब इसके अंदर जो मोशन होगा इसको ना बहुत डिफरेंट वे से अपीयर होगा। मान लो कि जैसे ना इस बंदे ने क्या किया, यहां पे फॉर एग्जांपल के ले लो, इस बंदे ने यहां से कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया, अब उसको लग रहा है ऑब्जेक्ट ऐसे आके उसके हाथ में आ गया, उसको ऐसा ही लगेगा, बट व्हेन दिस गाय इज ऑब्जर्विंग ही इज फाइंडिंग, क्योंकि ट्रेन अभी यहां तो नहीं रहेगी ना, ट्रेन शिफ्ट होकर यहां पे आ गई, तो उस बंदे को ये बॉल का पोजीशन ऐसे दिखाई देगा, और फिर यहां पे इस बंदे ने क्या किया, उसको कैच किया, तो इसके हिसाब से उस बॉल ने पैराबोलिक पाथ ट्रैवल किया है, देन उसके हाथ में बॉल आई है, बट ये बंदा बोलेगा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बॉल को जैसे ऊपर फेंका और बॉल मेरे हाथ में डायरेक्टली आ गया। तो ये डिफरेंस है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम का। जब आप इनर्शियल फ्रेम में हो, मतलब इनर्शियल फ्रेम में जिस फ्रेम को आप बिलोंग करते हो, उस फ्रेम में आप चीजों को स्टडी कर रहे हो तो न्यूटन्स लॉस क्या होंगे, ओबे होंगे, बट अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में रह के आप स्टडी करना चाहते हो तो देन देयर विल बी प्रॉब्लम। सो बीइंग इन इनर्शियल फ्रेम यू स्टडी द इनर्शियल फ्रेम का थिंग्स, देन न्यूटन्स लॉ क्या होगा, ओबे होगा। बट अगर यू आर इन अ पार्ट, यू आर द पार्ट ऑफ इनर्शियल फ्रेम एंड यू आर ट्राइंग टू स्टडी द नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो प्रॉब्लम होगा, यानी तो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो और इनर्शियल फ्रेम को स्टडी करो, देन देयर विल बी प्रॉब्लम। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो अगर आप लॉस को फॉलो करना है प्रॉपरली तो यू हैव टू स्टडी थिंग्स इन इनर्शियल फ्रेम। हम जो कुछ भी स्टडी करेंगे हम वो इमेजिन करेंगे इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से कि वी बिलोंग टू दैट फ्रेम एंड वी आर स्टडीइंग दैट फ्रेम का थिंग्स। चेंज इन पोजीशन will result into two pattern. So change in position will change in position. जो चेंज इन पोजीशन होगा वो दो चीजों को जनरेट करेगा। मोशन को अभी छोड़ दो यहाँ पे क्वांटिटी के टर्म में, विच टू क्वांटिटी विल गेट फॉर द चेंज इन पोजीशन। तो एक होता है आपका चेंज इन पोजीशन विल गिव यू डिस्टेंस और सेकेंड चेंज इन पोजीशन विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चेंज इन पोजीशन आपको ये दो चीजें देगा। अब डिस्टेंस क्या होता है, चेंज इन पोजीशन में जो भी टोटल पाथ लेंथ होगा, चेंज इन पोजीशन के टाइम में जो टोटल पाथ लेंथ होगा विल बी द पार्ट ऑफ डिस्टेंस। So distance is what? Total path length traveled. Total path length traveled. अब उसने कितना ट्रेवल किया है वो पूरा पाथ लेंथ आपको लेना will be the part of distance during the change in position. आप इमेजिन करोगे चेंज इन पोजीशन इस तरह से होगा, ये A से B तक हुआ है, ठीक है, फिर B से C तक हुआ है, फिर C से D तक हुआ है, फिर D से E तक हुआ है और आके स्टॉप हो गया, करेक्ट। तो अब इस केस के हिसाब से जो टोटल पाथ लेंथ होगा ना, जो डिस्टेंस की वैल्यू वो क्या होगी, वो होगा A टू B का एडिशन प्लस B टू C का एडिशन प्लस C टू D का एडिशन प्लस D टू E का एडिशन। ये पूरे जो लेंथ होगा उनको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। तो ये इनिशियल पोजिशन है, ये फाइनल पोजिशन है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इट्स अ shortest distance between initial and final position of position change, final position of position change। सो पोजीशन चेंज के टाइम में जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन का पॉइंट है उसको आपको देखना। तो ये इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये
तो इनिशियल पॉइंट ये होगा, फाइनल पॉइंट होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, ए ई होगी। ठीक है, एक और पर्टिकुलर पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो डिस्टेंस होता है ना, ये होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। बट जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? अब जो स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से ना कभी भी ना माइनस नहीं होगा। ठीक है, ये कीप एडिंग है, इट विल कीप एडिंग, सो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। हो सकता है शायद जो रेफरेंस पॉइंट हमने दिया है डिस्प्लेसमेंट उसको क्रॉस कर जाए, तो क्रॉस कर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, उसके राइट में होगा तो पॉजिटिव होगा, अगर उस पोजीशन पे वापस आ गया तो जीरो होगा। तो वेक्टर जो होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। ठीक है, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, तीनों पॉसिबिलिटीज है डिस्प्लेसमेंट के केस में। सो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा हमको कि क्या चीजें हैं, कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर डिस्टेंस किस चीज में रिजल्ट होता है, डिस्प्लेसमेंट किस टर्म में रिजल्ट होगा, वो हम देखेंगे। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ डिस्टेंस, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट आल्सो विल सी। तो सबसे पहले ना एक सिंपल क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव समझने के हिसाब से। तो जैसे कि ये पॉइंट ए हो गया, ठीक है, और ये पॉइंट बी हो गया, देन पॉइंट सी हो गया, एंड दिस व्हाट पॉइंट डी हो गया। ठीक है, आप इमेजिन कर लो ये 0 मीटर हो गया, ये कितना है 10 मीटर, इसको आप ले लो 20 मीटर, एंड दिस को यू टेक एज 30 मीटर। गॉट इट? हाँ, अब क्या करना है कि आप इमेजिन करोगे ना कोई ऑब्जेक्ट है, जैसा अभी फर्स्ट पॉइंट मैंने लिया, फर्स्ट पॉइंट, तो इसमें क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट जो ए टू डी तक जाता है एंड रिटर्न्स टू बी, आप ले लो। ठीक है, सो अब वो हिसाब से हो गया, हमको दोनों निकालना है। तो अगर हम दोनों फाइंड आउट करें, मान लो डिस्टेंस मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो डिस्टेंस क्या होगा एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दैट विल सी। व्हाट विल बी डिस्टेंस एंड व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, व्हाट विल बी डिस्टेंस एंड व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस देख लेते हैं। सो अगर आप डिस्टेंस ले रहे हो तो क्या होगा, यहां पे ये हो गया 10 मीटर प्लस 10 मीटर 20 मीटर एंड प्लस 10 मीटर, क्या होगा 30। यू विल राइट 10 प्लस 10 प्लस 10 एंड टोटल वैल्यू इज व्हाट 30 मीटर। कोई इश्यू नहीं। अब उसके बाद सॉरी, ये तो वापस से बी पे रिटर्न भी होता है ना, तो डी तक पहुंचा, नाउ इट्स रिटर्निंग बैक। तो रिटर्न के टाइम पे ये वापस ऐड होगा, तो ये वापस से कितना होगा 10 मीटर एंड अगेन 10 मीटर, तो क्या होगा प्लस 10 एंड टोटल वैल्यू इज हाउ मच 50 मीटर। बट एज फार वी आर अंडरस्टैंड अबाउट द डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये यहां से यहां तक का सेपरेशन कितना होगा 10 मीटर। तो एज यू कैन सी डिस्टेंस पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, कोई इशू नहीं है। दूसरा केस लेते हैं, सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या हो गया, ए टू डी मूव्स फ्रॉम ए टू डी एंड रिटर्न्स टू ए, वापस से ए के पास रिटर्न आ जाता। तो अब क्या होगा, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस वी आर फाइंडिंग एंड देन वी आर फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वी आर फाइंडिंग। तो कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। सो जो डिस्टेंस की वैल्यू वो देखते हैं। तो ये क्या होगा, ए टू बी 10 मीटर, बी टू सी 10 मीटर एंड सी टू डी 10 मीटर। तो दैट इज व्हाट स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 प्लस 10 and it is returning back, will come back to C, that is again 10, and will come back to B again at 10, and will come back to A again 10, and total distance will be what 60 meter. But when it will go to the A to D and will again come back to A, and the total the shortest distance between A to A, तो उसी पोजीशन पे क्या होगा 0 मीटर। तो as you can see distance is still positive and displacement is what 0. Now we'll take the third condition. Third condition क्या हो गया, थर्ड कंडीशन विल क्लैरिफाई लॉट्स ऑफ थिंग्स। अब अगर मान लो ना ये क्या होता है, ये मूव करता है ए टू डी एंड रिटर्न्स टू ई। अब ये ई पॉइंट कहां पे वो देख लो। अब ई पॉइंट यहां पे कहीं पे, और ई पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, ये हो गया -10 मीटर, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से हमने 0 ले लिया। तो आप इमेजिन करो कि ठीक है चलो, अब इसमें क्या होगा, what is the value for distance and what is value for displacement। ये डिस्टेंस हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, अभी वैल्यूज ले लेते हैं, व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, लेट्स सी। तो ये क्या होता है, इट इज गोइंग A to B 10, देन अगेन C 10 एंड D 10, तो 3 टाइम 10 ऐड हो गया, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस अगेन D to C आएगा तो 1, C to B आएगा 2 एंड B to A आएगा 3 टाइम वापस ऐड होगा, 10 प्लस 10। अब A के बाद आगे भी एक्सटेंड हो गया ना, E तक आ रहा है ना, तो 10 और ऐड हो गया, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया, 70 मीटर, करेक्ट। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लेता हूं, डिस्प्लेसमेंट का क्राइटेरिया क्या है, फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अगर राइट में होता तो पॉजिटिव लेते, बट इट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, सेपरेशन तो 10 मीटर ही है ना, तो ये होगा -10 मीटर। तो एज यू कैन सी डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, मीन डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव इन ऑल केसेस, डिस्टेंस इज पॉजिटिव इन ऑल केसेस, बट डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, पॉजिटिव, 0 एज वेल एज नेगेटिव। तो आपको तीनों पॉसिबिलिटीज मिलती है इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो एक और चीज आपको जानना जरूरी है कि जो डिस्टेंस होता है ना, जो डिस्टेंस है, ये क्या होता है, डिस्टेंस कैन बी इक्वल, डिस्टेंस विल बी ग्रेटर और कैन बी इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट कभी भी इससे ग्रेटर नहीं होगा डिस्टेंस से, दैट यू नीड टू नो। अब इन चीजों को हम रिलेट करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी से। सो स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या होता है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो अब यहां पे स्केलर क्वांटिटी कौन सा था, डिस्टेंस वाज द स्केलर क्वांटिटी। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपने यहां पे लिया, सो यू आर टेकिंग स्पीड, और दूसरा हमने ले लिया यहां पे वेलोसिटी, तो क्या डिफरेंस है। सो स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल, या टोटल पाथ लेंथ भी ले लो, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, गॉट इट। अगर आप वेलोसिटी लेते हो तो वेलोसिटी क्या होगा, उसी पाथ लेंथ का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, ड्यूरिंग दैट पाथ लेंथ जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, क्लियर। सो जो क्राइटेरिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का था, वही स्पीड जो होता है ये होता है स्केलर क्वांटिटी। दूसरा जो पॉइंट है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, और वेलोसिटी जो होगा ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, एंड कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और कैन बी 0, ओके। एंड व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी, अगर वैसे देखें तो स्पीड जो होगा that can be equal to velocity और can be greater, तो ये क्राइटेरियाज है, तो बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब हमारे लिए ना इंपॉर्टेंट है स्पीड, ये स्पीड है, और अगर इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे तो ये एवरेज स्पीड का भी फॉर्मूला हो जाता है। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ऑल्सो टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो अब अगर मान लो कि ना बहुत सारे पाथ लेंथ, मान लो कि यहां से ये पूरा पर्टिकुलर पाथ है, अब मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x2 होगा, दिस डिस्टेंस इज x3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसके लिए टाइम t1 है, इसके लिए टाइम क्या है t2 है, इसके लिए टाइम क्या है t3 है, एंड सो ऑन। तो जो एवरेज स्पीड होगा ना, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो एवरेज स्पीड एज इट इज गिवन टोटल पाथ लेंथ, तो टोटल पाथ लेंथ क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड डॉट डॉट डॉट, फिर क्या होगा ये t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड डॉट डॉट डॉट। अब कंडीशन क्या है इस केस में कि अगर कभी कोई क्राइटेरिया चेंज हो जाता है, लाइक ना मान लो डिस्टेंस नहीं दिया है तो क्या करेंगे, टाइम नहीं दिया है तो क्या करेंगे, तो बहुत सिंपल सी बात है कि इनको ना हम ना दो पार्ट्स में भी वो कर देते हैं। मान लो कि टाइम डिस्टेंस नहीं दिया है, तो डिस्टेंस नहीं दिया ना, फॉर्मूला क्या है स्पीड का, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लो डिस्टेंस नहीं दिया है तो डिस्टेंस को हम लोग स्पीड इंटू टाइम में कन्वर्ट कर देंगे। मान लो टाइम नहीं दिया है तो क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम लोग टाइम को क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड में कन्वर्ट कर देंगे। एक तो ये कंडीशन होगा, दूसरा ये कंडीशन। देख लेते हैं कि मान लो अगर एवरेज स्पीड इन्होंने पूछा है, एवरेज स्पीड, ठीक है, और क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दिया है, तो डिस्टेंस नहीं दिया तो क्या करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, वो मेंशन टाइम तो दिया ना, तो इसका मतलब क्या होगा, वो v1 वेलोसिटी से t1 टाइम तक जाएगा, v2 वेलोसिटी से t2 टाइम तक जाएगा, मतलब x2 डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए v2 वेलोसिटी से t2 टाइम तक जाएगा, x3 डिस्टेंस कवर करने के लिए
v3 वेलोसिटी से t3 टाइम तक जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन अपॉन जो टाइम था वो वैसे ही रहेगा t1 प्लस t2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब अगर मान लो कि ना टाइम नहीं दिया है, डिस्टेंस दिया है, और देखो ऐसा भी नहीं है कि ना आउट ऑफ 3 क्वांटिटीज 2 क्वांटिटीज आर अननोन, ओनली 1 क्वांटिटी गिवन, दैट शुड नॉट हैपन। आपको कोई 2 क्वांटिटी मेंशन होगी, लाइक हो सकता है कि ना डिस्टेंस और टाइम में से डिस्टेंस नहीं दिया है तो स्पीड दिया होगा, लाइक ना अभी डिस्टेंस और टाइम में से टाइम नहीं दिया है तो डिस्टेंस तो है हमारे पास, तो टाइम नहीं दिया तो यहाँ पे स्पीड दिया होगा, अंडरस्टूड। जो मिसिंग होगा वो दिया रहेगा, मतलब स्पीड दिया रहेगा, मतलब जो मिसिंग है उसके टर्म में कुछ ना कुछ मेंशन किया रहेगा। तो अब अगर मान लो मैं टाइम को रिप्लेस करता हूं तो हाउ विल आई रिप्लेस, तो वापस से मैंने यहां पे लिखा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का वैल्यू क्या होगा। अब क्या है, मान लो कि पहला डिस्टेंस दिया है, सेकंड डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो दिया है, थर्ड डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो दिया है, टाइम को रिप्लेस करना है तो मतलब x अपॉन v। तो दे आर सेइंग कि इसका मतलब x1 डिस्टेंस को उसने v1 स्पीड से ट्रेवल किया होगा फॉर टाइम t1, x2 डिस्टेंस को उसने v2 स्पीड से ट्रेवल किया होगा फॉर टाइम t2, x3 डिस्टेंस को ट्रेवल किया होगा v3 स्पीड से फॉर टाइम इंटरवल t3, एंड यू गेट दिस वन। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कब हमें किसमें कन्वर्ट करना है। तो देयर आर टोटल 3 पॉसिबिलिटीज व्हेन यू आर फाइंडिंग एवरेज स्पीड, either you will apply this formula or you will apply this formula or you will apply this formula, but thing is that the main formula is this one, total path length upon total time taken। उसको कैसे कन्वर्ट करना है वो हम टाइम बाय टाइम देखते रहेंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन होता है इनके ऊपर बेस्ड है, एवरेज स्पीड। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का तो आपको समझ में आया होगा, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब एवरेज वेलोसिटी भी ले लेंगे तो वही क्राइटेरिया हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का ले लिया तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, यहां पे लिख लेते हैं, ये होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये 9th स्टैंडर्ड में आपने डिस्कस किया होगा। इनिशियल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, अगर आप एवरेज वेलोसिटी ले रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो ये केसेस हमें ना बहुत रेयरली मिलते हैं तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं है उसका। अब हम ना न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि चीजों को कैसे टैकल करना है। हमारा जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। टोटल पाथ लेंथ मतलब हर पार्ट का आपको पाथ लेंथ लेना और टोटल को ऐड कर देना। सो अब हम स्टार्ट करते हैं, या जनरली आपको लेना है तो यहां पे मैं लिख देता हूं, है ना। वो टोटल पाथ लेंथ वाला उस टर्म में लिख रहा हूं, मैं लिखा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो जनरल फॉर्मूला होगा क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस अप टू इंफिनिटी अपॉन t1 प्लस t2 प्लस अप टू इंफिनिटी। जितना भी दिया रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप कंडीशन कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रॉम बी टू ए एट 60 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, वो बोल रहे हैं बॉडी ए से बी तक मूव कर रहा है, दिस इज द पॉइंट ए से वो बी तक मूव कर रहा है, ठीक है, और कौन से स्पीड से 40 मीटर पर सेकेंड। तो अब मान लो कि वो जाते टाइम में 40 मीटर पर सेकेंड, तो v1 की वैल्यू होगी 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, एंड बी टू ए, मतलब जब इस साइड में जा रहा था 40 मीटर पर सेकेंड से, अब वो रिटर्न आ रहा है बंदा, ठीक है, तो कौन से स्पीड से 60 मीटर पर सेकेंड, तो v2 का वैल्यू है 60 मीटर पर सेकेंड, फाइन। क्वेश्चन में बोला कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहली बात है कि मुझे ना इसमें क्या है, इसमें वेलोसिटी दिया है, टाइम का कुछ मेंशन नहीं किया, डिस्टेंस भी हमें दिख नहीं रहा है। अब लॉजिकली सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि डिस्टेंस की वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है, तो आपको इमेजिन करना तो ले लो आप, लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स। आप अगर एक्स नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। अब एवरेज स्पीड वाले फॉर्मूले से देख लेते हैं, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के हिसाब से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस या टोटल पाथ लेंथ, जाने के लिए एक्स ट्रेवल किया और आने के लिए एक्स ट्रेवल किया, ठीक है। मान लो पहले पार्ट में टाइम t1 होगा, अच्छा चलो x1 प्लस x2 ले लेता हूं मैं ऐसे करके, ठीक है, ये बेहतर होगा, समझने के लिए कर रहे हैं हम। तो x1 का वैल्यू क्या है, x है, x2 का वैल्यू क्या है, x है, बट t1 का वैल्यू क्या है, t1 नहीं दिया, तो t का हमने लिया था ना, यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या होता है, x अपॉन t है, तो t का वैल्यू क्या हो गया, x अपॉन v। तो मतलब ना ये x1 डिस्टेंस चल गया उसने कितने स्पीड से, v1 स्पीड से। तो चलो अभी इसको x1 x2 ही रहने देता हूं मैं, ठीक है, अभी स्टेप ले लेंगे, x1 अपॉन v1 ये हो जाएगा, प्लस एक होगा x2 अपॉन v2। अब चाहिए तो वैल्यूज रख लो, x1 का वैल्यू क्या है, x है, x2 का वैल्यू भी क्या है, x है, अपॉन x1 का वैल्यू x है,
v1 का वैल्यू क्या है 40 मीटर पर सेकेंड वाई गोइंग, ठीक है, तो ये 40 हो गया, प्लस x2 का वैल्यू क्या है, सेम डिस्टेंस है, एंड ये क्या हो जाएगा 60 हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट बात, तो ये ऊपर 2x हो गया। ऐसे केसेस में ना आप जो है ना x की वैल्यू को कॉमन ले लो, दैट विल बी बेटर। तो कैंसिलेशन में आपको काफी हेल्प मिल जाता है। ये 1/40 हो गया प्लस 1/60 हो गया, x एंड x को कैंसिल कर दिया। तो अब यहां पे क्या हो गया वैल्यूज, ये हो गया 2 डिनोमिनेटर 1/40 और 1 ये 60 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 120, 43 एंड 62 जा, ये कितना हो जाएगा 2/5/120, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 120 अपॉन क्या होगा, ये 5 हो गया, तो 5 2 जा 10 एंड 4 जा, फाइनली कितना हो गया 48, और मीटर पर सेकेंड इसका एवरेज स्पीड हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड। तो इस केस में क्या था, देखो अभी ना ये वाले क्वेश्चन तो बहुत कम ही चांसेस है, वो बेसिक होगा ना, 9th वगैरह में आते थे क्वेश्चन कि आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, फिर टाइम दिया हुआ है, तो आप फाइंड आउट करो एवरेज स्पीड। वैसे क्वेश्चन बहुत रेयर चांस है कि आपको आएगा। ये हो गया एवरेज स्पीड का कंडीशन। आपको क्या निकाला था, एवरेज वेलोसिटी पे निकालना था, ये पहले वाले का हमने निकाला। एवरेज वेलोसिटी का क्या हो गया, सो एवरेज वेलोसिटी का ले रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी का कंडीशन है ना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से मूव करके बी पे जा रहा है, वापस से ए पे आ रहा है, तो 0 हो गया, और टोटल टाइम टेकन जो भी रहेगा ना t1 प्लस t2 आपने अगर ले लिया तो वैल्यू तो 0 ही होगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड वगैरह जो भी। गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, एवरेज वेलोसिटी पे, स्पीड पे, बट थोड़ा सा जो है ना आपका कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाएगा इन कंपेयर टू। सो क्वेश्चन है, अ ट्रेन मूव्स विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट 15 मिनट, ठीक है, तो ये पूरा पार्ट रब कर देता हूं। अब एक ट्रेन है, उसके मूवमेंट को हम स्टडी कर रहे हैं एंड विल ट्राई टू फाइंड द एवरेज स्पीड। और ना बहुत ध्यान से देखना कि क्वेश्चन में क्या वेरिएशन है, कैसे है, उसके हिसाब से। और यूनिट पे भी फोकस करना बहुत कंपल्सरी है हमारे लिए, तो यूनिट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट को मूव्स विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट 15 मिनट्स। एक ट्रेन है, मूव्स विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट 15 मिनट्स। चलो ठीक है, एक जर्नी है, यहां से ए ले लिया हमने, ये फर्स्ट 15 मिनट्स, तो कौन सी स्पीड से जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, तो उसको हमने v1 ले लिया। v1 का वैल्यू क्या 30 किलोमीटर पर आवर है, और जो टाइम की वैल्यू है ना वो दिया उन्होंने 15 मिनट्स, ठीक है। अगर मान लो ये किलोमीटर पर आवर में दिया और उसको भी मैं अगर मुझे टाइम को अगर आर में कन्वर्ट करना तो कैसे कन्वर्ट करोगे, 15 मिनट को आप 60 से डिवाइड कर दो ना, तो कितना हो जाएगा ये 1/4 आवर हो जाएगा, ठीक है। तो 30 किलोमीटर पर आवर से ये मूव कर रहा है फर्स्ट 15 मिनट्स में, फिर क्या हो गया विद अनदर स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर द नेक्स्ट 15 मिनट्स। क्या बात है, तो ये पॉइंट को बी ले लिया, अभी बी से वापस से ये कहीं सी पॉइंट तक गया। अब ये टाइम पे कौन सा स्पीड जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, तो उस स्पीड को हमने ले लिया है 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, कितने टाइम के लिए जा रहा है नेक्स्ट 15 मिनट्स, तो वापस से जो t2 की वैल्यू वो क्या है 15 मिनट्स है, करेक्ट। बट अगर मैं आर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा 1/4 आवर कन्वर्ट हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, एंड देन विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन द लास्ट 30 मिनट्स। अब इस जर्नी का लास्ट पार्ट है, बोल रहे लास्ट के 30 मिनट्स में ये पॉइंट डी ले लो, तो कौन से स्पीड से जा रहा है अभी v3 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है फॉर लास्ट 30 मिनट्स। ये थर्ड वाला टाइम हो गया t3 30 मिनट। अब इसको अगर आर में कन्वर्ट करना हो तो कितना हो जाएगा 30/60, कैंसिलेशन का वैल्यू कितना हो गया 1/2 आर। हाँ, अब निकालना है एवरेज स्पीड, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर दिस जर्नी। इस जर्नी के लिए एवरेज स्पीड निकाल के दिखाओ, तो देख लेते हैं एवरेज स्पीड का जो नॉर्मल पहले फॉर्मूला है हम उससे देख लेते हैं एवरेज स्पीड। वहां पे आपने देखा है इसमें 3 पार्ट्स में कर रहे हैं, तो हमने माना कि पहले पार्ट में x1 डिस्टेंस, दूसरे में x2 एंड थर्ड पार्ट में x3 डिस्टेंस, एंड टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट पार्ट वी इमेजिन t1, सेकंड पार्ट t2 एंड थर्ड पार्ट t3। एंड व्हाट आर वी फाइंडिंग, हमको टाइम दिया हुआ है पर ना डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो क्या करना है देख लेते हैं फॉर्मूला। v इज x बाई टी, x का क्या है v इंटू टी, तो अब सारे x की वैल्यूज को कन्वर्ट करो, तो वेलोसिटी v1 है, टाइम t1 है, मतलब वेलोसिटी v1 से टाइम t1 के लिए अगर मूव करेगा तो डिस्टेंस कितना होगा x1 होगा, करेक्ट।
x1 को हमने रिमूव किया v1 t1 से, x2 को रिमूव किया हमने v2 t2 से, x3 को रिमूव किया हमने v3 t3 से, अपॉन व्हाट डू वी गेट t1 प्लस t2 प्लस व्हाट t3। अब वैल्यूज रख के देख लेते हैं। v1 का वैल्यू कितना है, v1 है 30 किलोमीटर पर आवर, सो 30 इंटू t1 का वैल्यू कितना है 1/4, ठीक है, प्लस v2 का वैल्यू कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, कितने टाइम के लिए 1/4 आवर, प्लस v3 का स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है t3 का 1/2, और डिनोमिनेटर में क्या लोगे टाइम का t1 का वैल्यू 1/4, t2 का वैल्यू 1/4 और ये का 1/2, ये कैंसिलेशन करोगे 4 से, ठीक है, तो 7.5 और इसको कैंसिलेशन करोगे कितना हो गया 10 हो गया, इसको कैंसिलेशन करोगे कितना होगा 30 हो गया। तो जो न्यूमरेटर की वैल्यू है ना एवरेज स्पीड, तो 10 प्लस 30 कितना होगा, 10 प्लस 30 होगा 40 प्लस 7 कितना होगा 47, तो क्या न्यूमरेटर 47.5। डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, डिनोमिनेटर में इसका एलसीएम क्या होगा 4 हो गया, तो 4 1 जा एंड 4 1 जा 2 2 जा, तो कितना हो जाएगा 47.5 अपॉन 4/4, ये कैंसिलेशन का वैल्यू कितना होगा 47.5 किलोमीटर पर आवर। तो हमको एवरेज स्पीड मिल गया इस कंडीशन का भी। ओके, अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा ऐसा लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन कैसा है, बट हमने जो सॉल्व किया है ये उसी पार्ट से बिलोंग करता है, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, सिर्फ इक्वेशनल टाइप है, तो इक्वेशनल टाइप होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि अ बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ दिस जर्नी, ठीक है, ये एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला मैंने मिटा दिया, सॉरी फॉर दैट, बट आप समझ जाओगे, आई एम वेरी श्योर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, अ बॉडी ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल्स 1/2 ऑफ द, सॉरी दूसरा क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, अ बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी विथ स्पीड u, 1/3 ऑफ इट्स जर्नी, मान लो टोटल जर्नी जो है ना ये यहां से यहां तक का जर्नी ले लो, 1/3 बोला है ना, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर हम अजम्पशन देखेंगे। 1/3 ऑफ जर्नी विद द स्पीड u, नेक्स्ट 1/3 विद द स्पीड v, एंड द लास्ट 1/3 विद द स्पीड w, मतलब ना 1/3 3 टाइम्स हो रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या कर लेता हूं कि कैलकुलेशन को जैसा कंफ्यूज करने से बेटर है कि मैं इसको ना ये पार्ट को x ले लेता हूं, इस पार्ट को भी x ले लिया, इसको भी x ले लिया, और जो टोटल जर्नी है उसको क्या ले लो आप 3x ले लो, ठीक है। या नहीं तो अगर आप ऐसे भी नहीं लेना, हम जो नॉर्मल रूटीन है उसको ही ले लेते हैं नॉर्मल रूटीन के हिसाब से, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। नॉर्मल रूटीन के हिसाब से मैं टोटल डिस्टेंस पे x ही ले लिया, ठीक है। अब बोल रहे हैं जो x1 का वैल्यू है वो क्या है x/3 है, एंड व्हाट्स द वैल्यू बाय x2 x/3, एंड व्हाट्स द वैल्यू बाय x3 x/3, नॉर्मल रूटीन वी फॉलो, एंड देन दे आर सेइंग फर्स्ट 1/3 with the speed u, next 1/3 with the speed v, and last 1/3 with the speed w। तो यहां आपने v1 की वैल्यू u ले ली है, v2 का वैल्यू भी आप टेकन, अगर आपको लेना पॉइंट्स तो ले लो, ये a हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया, जस्ट फील के लिए कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, एंड v3 का वैल्यू क्या हो गया w। ओके, अब बोल रहे हैं व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। क्या करना है अभी, फॉर्मूला वही होगा, हमने लिया यहाँ पे एवरेज स्पीड, सो टोटल पाथ लेंथ होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस सॉरी क्या कर रहे कुछ भी फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, t1 प्लस t2 प्लस t3। अब प्रॉब्लम क्या है, डिस्टेंस गिवन, टाइम नॉट गिवन। अब टाइम नहीं दिया तो क्या करना, हमने इसके पहले क्या था ना, v इज इक्वल टू x अपॉन t, तो t का वैल्यू क्या हो रहा है x अपॉन v आ रहा है, तो मतलब t1 विल बी x1 अपॉन v1, तो लिख लेते हैं, ये क्या होगा x1 विल बी x1, x2 विल बी x2, x3 विल बी x3 अपॉन t1 की वैल्यू को हमने क्या ले लिया x1 अपॉन v1, प्लस t2 की वैल्यू को x2 अपॉन v2, एंड t3 की वैल्यू को x3 अपॉन v3। करेक्ट, इफ यू वांट टू पुट वैल्यूज यू कैन पुट, x1 की वैल्यू क्या है x/3 है न्यूमरेटर में, x2 की वैल्यू क्या है x/3 है,
और x3 की वैल्यू क्या है, x/3 है अपॉन, अब यहां पे देखते हैं x1 का वैल्यू कितना है, x/3 है। अच्छा ये चीज आप देख लो तो आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। अगर मान लो x1 अपॉन v1 को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो ये क्या होगा, x/3 होगा और v1 का वैल्यू u होगा, तो फाइनली क्या होगा, x/3 u हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, ये x1 का वैल्यू है x/3 और v1 का वैल्यू u है ना, तो ये x/3 u हो गया, x/3v हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x/3w हो जाएगा। मतलब x/3/u, x/3/v, x/3/v, x/3/w, ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब ये पूरे को ऐड करोगे ना तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका एलसीएम तो 3 होगा और ऊपर क्या होगा, 3x हो गया। ठीक है, और यहां पे अगर आप एलसीएम ले रहे हो तो क्या क्राइटेरिया होगा, तो जो आपका 3 है वो तो कॉमन रहेगा तीनों केस में, फिर u इंटू v इंटू w, देखते हैं मिलता है नहीं मिलता। तो 3u तो यहां पे है ये ऑलरेडी, यहां पे क्या, अच्छा x को कॉमन ले लो, जैसा हमने x को कॉमन लेके कर लेते हैं, एक स्टेप मैं स्किप कर दे रहा हूं, x को कॉमन ले लोगे तो ये 1/3u 1/3v 1/3w हो गया। तो अब क्या होगा, x तो बाहर है, ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, एलसीएम आप ले रहे हो तो ये 3u को कैंसिल करके क्या होगा, vw यहां पे आ गया प्लस, अब 3v को कैंसिल करके uw यहां पे आ गया प्लस, और 3w को कैंसिल करके uv यहां पे आ गया, एलसीएम ले लिया हमने। अब क्या होगा इस पार्ट में, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, ये x इस x से कैंसिल हो गया और ये पूरा इक्वेशन क्या होगा, इन्वर्ट हो जाएगा, है ना। मान लो इस वैल्यू को मैंने 1/1 ले लिया, 3x/3 को, ये वैल्यू इन्वर्ट होगा, इन्वर्ट होके क्या मिलेगा, 3uvw अपॉन क्या मिला आपको, vw प्लस uw प्लस uv। सो फाइनली आप लिख सकते हो यहाँ पे एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या होगी, तो देयरफॉर द एवरेज स्पीड, आंसर तो वही है, फिर से लिख देता हूं प्रॉपर्ली, 3uvw अपॉन, पहले uv वाली वैल्यू लिख दो, देन uw वाली वैल्यू हो गई, फिर लास्ट में क्या हो गया, vw। तो ये हो गया आपका एवरेज स्पीड इन दिस केस इक्वेशनल टर्म में। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के बाद से आपका जो है ना अंडरस्टैंडिंग काफी बेटर हो जाएगा, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा क्या काफी लॉजिकल है। क्वेश्चन में दे आर सेइंग अ बॉडी ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रैवर्स 1/2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस with the speed or with the velocity v0. The remaining part of the distance was covered with the velocity v1 for the half the time and with the velocity v2 for the other half of the time. तो इतना समझ में आ गया, पहले ना वो हाफ डिस्टेंस ट्रैवर्स कर रहा है, फिर बाद में रिमेनिंग का कंडीशन अलग अलग है। तो पहले तो हम टोटल पाथ लेंथ ले लेते हैं कि जो टोटल पाथ लेंथ है, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। ठीक है, ये पॉइंट को आपने ए ले लिया, दिस पॉइंट को यू हैव टेकन एज बी, और जो टोटल डिस्टेंस है उसको आप ले लो एक्स। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, जो फर्स्ट पार्ट जो बोला है इन्होंने क्वेश्चन में कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस अ बॉडी ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रैवर्स्ड 1/2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद द वेलोसिटी v0। मतलब ये जो 1/2 डिस्टेंस है, मतलब यहां पे ये जो वैल्यू है इसको आपने ले लिया x1, x1 की वैल्यू कितनी है, ये हो गया x/2 हो जाएगा। मतलब x/2 इतना जो डिस्टेंस है उसने कौन सा स्पीड से ट्रेवल किया है, v0 की स्पीड से ट्रेवल किया है। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट द रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगा, x2 होगा, रिमेनिंग डिस्टेंस x2 डिस्टेंस ये हो गया, ये पर्टिकुलर पार्ट, ये x2 डिस्टेंस कितना हो गया x/2। बट उसकी स्टोरी थोड़ी सी अलग है। इसकी स्टोरी क्या है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉज कवर्ड विद द वेलोसिटी v1 for the half the time and velocity v2 for the other half of the time। तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट को आपने c ले लो, आप इस पॉइंट को d ले लो। अब यहां पे दो फ्रेम हो गया, जो पहला फ्रेम ये हो गया c से d तक, दूसरा फ्रेम क्या हो गया d से b तक, करेक्ट। अब इसमें जो टाइम आप मान लो ना, जैसे ठीक है, एक और चीज आप ले लोगे तो बेहतर होगा मेरे हिसाब से। मान लो कि a से c तक का जो टाइम है ना उसको t1 ले लो, क्यों ऐसा ले रहे हैं आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अब मान लो c से b तक का जो टोटल टाइम है ना उसको t2 ले लो। अब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, ये बोला हाफ ऑफ द टाइम,
मतलब सी से बी तक का जो जर्नी है T2 टाइम लग रहा है, तो उसका हाफ टाइम क्या होगा, दैट हाफ टाइम विल बी T2/2, और इसका जो हाफ टाइम होगा क्या होगा, T2/2 हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो T2/2। अच्छा, अब इन्होंने स्पीड की वैल्यू भी दी हुई है कि ये कौन कौन सा स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं या वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं। फॉर the remaining part of the distance was covered with a velocity v1 for the first half, for the half of the time. So half of the time के लिए v1 velocity, तो यहां से यहां तक का जो velocity वो v1 हो गया c to d का। फिर क्या बोल रहे हैं, and with the velocity v2 for the other half of the time, ये जो d से b तक का टाइम है वो क्या है, velocity क्या है, v2 है। So I think बस इतना इंफॉर्मेशन हमारे लिए काफी है। Find the mean velocity average over the whole time of motion. Mean velocity average, मीन वेलोसिटी एवरेज मतलब क्या होगा, आपको ना मैग्नीट्यूड में लेना है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो जाएगा, वहां पे आपको स्पीड ही निकालना है, एवरेज स्पीड ही फाइंड आउट करना है। सो कंडीशन का क्या है, जो हमने अब तक समझा है वो ये है कि जो एवरेज स्पीड का जनरल फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि x1 डिस्टेंस प्लस x2 डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम t1 प्लस t2, ये है क्वेश्चन नंबर 1। x1 x2 की वैल्यू हमारे पास, t1 t2 की वैल्यू नहीं है, तो हमारा फोकस ना t1 t2 पे होगा। तो T1 कौन सा हो गया, A to C का जर्नी हो गया T1, ठीक है। तो अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे फ्रॉम A to C, फ्रॉम A to C। तो ये हो गया फॉर्मूला स्पीड का, स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं, T1 लेते हैं। T1 जर्नी के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने, T1 जर्नी के लिए बॉडी ने ट्रेवल किया x1 डिस्टेंस, ठीक है। कौन से स्पीड से ट्रेवल किया है, v0 स्पीड से। x1 की वैल्यू क्या है, x/2 है, अपॉन v0 है, सिंप्लीफाई करके हमको क्या मिल रहा है, x/2v0 मिल रहा है। अननेसेसरी मैंने एक्सटेंड कर दिया, आप डायरेक्टली उस कॉन्सेप्ट पे पहुंच सकते हो। x/2 अपॉन v0 था कंडीशन। अब सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट में दो कंडीशन है, c to d तक का हम पहले इन्फॉर्मेशन का, फिर d to b तक का इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। तो अब एक और चीज कर लोगे तो बेहतर होगा, वो हम यहां पे ऐसे लिख लेते हैं कि मान लो ना कि ये v1 स्पीड से t2/2 सेकेंड्स के लिए या मिनट्स के लिए या आर के लिए अगर जा रहा है, तो उसका जो डिस्टेंस का वैल्यू होगा ना, उसको आप ले लो x1 डैश। मान लो ये डिस्टेंस x1 डैश हुआ होगा और रिमेनिंग डिस्टेंस क्या रहेगा, x2 डैश, ऐसे ले लो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, x2 का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड x2 का वैल्यू। तो x2 के पहले ना हम पहले x1 डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x1 डैश कहां से कहां होगा, फ्रॉम C to D, फ्रॉम C to D। C to D x का वैल्यू कैसे मिलेगा, x का वैल्यू होगा v into t। तो बोल रहा है x1 डैश डिस्टेंस कौन सा स्पीड से ट्रेवल करेगा, v1 स्पीड से। तो x1 डैश डिस्टेंस ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ v1, कितने टाइम के लिए, ट्रेवल विद द स्पीड v1 फॉर द टाइम t2/2। और फिर दूसरा हम यहीं पे निकाल लेते हैं d to b के लिए भी, फ्रॉम d to b। d to b के लिए कितना डिस्टेंस हम ले रहे हैं, x2 डैश ले रहे हैं, और कौन सा स्पीड से, v2 स्पीड से, कितने टाइम के लिए, t2/2 टाइम के लिए। तो t2/2 टाइम। अब हमको जो समझ में आ रहा है वो क्या है, x2 का वैल्यू एक्चुअल में क्या है, x2 इज नथिंग बट x1 डैश प्लस x2 डैश। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, x1 डैश की वैल्यू कितनी है, वह v1 इंटू t2/2 है, प्लस x2 डैश की वैल्यू क्या है, v2 इंटू t2 अपॉन क्या है, 2 है। x2 की वैल्यू एक्चुअल में क्या है, x/2 है, यहां पे आप t2 को कॉमन ले सकते हो, है ना। अब ऐसा लगा है काफी लाइफ थोड़ी इजी होने वाली है, ठीक है। अब क्या होगा, x/2 का वैल्यू, t2 को हमने t2 लेने दिया, यहां पे क्या होगा, ये एलसीएम या तो 2 हो गया, दिस व्हाट v1 प्लस v2। अब अगर ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो व्हाट्स वैल्यू फॉर t2, t2 का वैल्यू हो जाएगा x अपॉन v1 प्लस v2, करेक्ट। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो ठीक है, सो पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1। तो अब देख लेते हैं, तो जो एवरेज स्पीड का वैल्यू है वो क्या होगा, एवरेज स्पीड x1 का वैल्यू क्या है, x/2 है, x2 का वैल्यू क्या है, x/2 है, तो उसमें कोई टेंशन ही नहीं है, x/2 अपॉन t1 का वैल्यू क्या है, t1 का वैल्यू हमने निकाला यहां पे ना,
x अपॉन 2v0 है प्लस t2 का वैल्यू क्या है, वो है x अपॉन v1 प्लस v2। तो x बाई टू प्लस x बाई टू मिलकर क्या होगा, x हो जाएगा ना, x बाई टू प्लस x बाई टू x हो जाएगा। यहां पे x को आप कॉमन ले लो। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, x बाई टू प्लस x बाई टू का वैल्यू x होगा। आप यहां पे डिनोमिनेटर में x कॉमन ले लोगे, तो डिनोमिनेटर में अगर x कॉमन लेते हो तो क्या क्राइटेरिया होगा, x बाई टू और x बाई टू को ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा, मतलब x हो जाएगा। और यहां पे x कॉमन ले लोगे तो अब उस वैल्यू का मॉल लिख देते हैं। सो क्या हो जाएगा, अब ये देख लो पार्ट में। सो फाइनली एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, x बाई टू प्लस x बाई टू हो गया, x हो गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या x को कॉमन ले लिया। सो ये क्या है, 1 अपॉन 2v0 है प्लस क्या है 1 अपॉन v1 प्लस v2, करेक्ट। ये x और x की वैल्यू कैंसिल हो गई, ये क्या होगा 1 अपॉन, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या होगा 2v0 इन ब्रैकेट v1 प्लस v2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये क्या होगा v1 प्लस v2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2v0 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को अरेंज करोगे तो क्या होगा, ये 2v0 हो जाएगा, ये v1 प्लस v2 हो जाएगा, इट विल कम इन न्यूमरेटर एंड व्हाट इज इन द डिनोमिनेटर v1 प्लस v2 प्लस क्या हो जाएगा 2v0 एंड इट्स अ वैल्यू फॉर व्हाट, एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड की वैल्यू होगी, ठीक है। ये हो गया फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन में जो समझने वाली बात ये थी ना, इन्होंने क्या मेंशन किया था, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस का डिटेल दिया था इन्होंने, सेकंड हाफ का डिस्टेंस उन्होंने टाइम के टर्म में दे दिया था। तो सिंस दे गिव इन टर्म्स ऑफ टाइम की ये हाफ टाइम होगा, देन हाफ टाइम होगा, दैट्स व्हाई आई टुक इट एज अ t2 एंड आई वाज फोर्स्ड टू टेक द फर्स्ट पार्ट आल्सो t1। अब इतने डिटेल्स मैंने जस्ट मेंशन कर दिया समझने के लिए, अदरवाइज देयर वाज नो नीड। बस आपको इतना पता है इतना डिस्टेंस v1 स्पीड से ट्रैवल करा, इतना डिस्टेंस वो v2 स्पीड से ट्रैवल करा फॉर टाइम t2/2। तो आप x1 डैश x2 डैश निकाल के आप क्या करोगे, x2 की वैल्यू निकाल लिया आपने और उसके हेल्प से हमने t2 की वैल्यू निकाल लिया। तो जस्ट यू पुट वैल्यू फॉर t1 एंड t2 इन दिस इक्वेशन एंड यू गेट द आंसर। Okay, and I don't think that these questions are that difficult. Just you need to do practice and all. Practice से आपको चीजें काफी सिंपल हो जाएंगी। I hope whatever I explained you people understood. Thank you very much.